नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सुन रहे हैं एक तरफा प्यार की रूहानी दास्तां। प्रेम इस सृष्टि का सबसे अनमोल उपहार माना जाता है। कहते हैं जिसे सच्चा प्रेम मिल जाए उसे जीते जी स्वर्ग का अनुभव होता है। लेकिन प्रेम के कई रूप होते हैं। एक वो जो मिलन की पूर्णता देता है और दूसरा वो जो एक तरफा जुनून की आग में जलता रहता है। जब ये जुनून मृत्यु की सीमाओं को पार कर जाता है तो जन्म लेती है एक भूतिया प्रेम कहानी। एक विशाल शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में जहां हजारों सपने हर रोज पलते थे, वहीं आशा नाम की एक लड़की पढ़ती थी। आशा अपने नाम की तरह ही सरल, सौम्य और शांत थी। वो विज्ञान की छात्रा थी जिसका अधिकांश समय प्रयोगशाला के रसायनों और किताबों के बीच गुजरता था। स्वभाव से शर्मीली आशा लड़कों से बात करने में कतराती थी। उसकी दुनिया उसकी पढ़ाई और उसकी सहेलियों तक ही सीमित थी। एक दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक सूचना चस्पा की गई। विज्ञान विभाग ने एक विशेष शैक्षणिक ट्रिप यानी एजुकेशनल ट्रिप की योजना बनाई थी। इस ट्रिप का उद्देश्य एक प्राचीन और रहस्यमयी गुफा की वास्तुकला और उसके भीतर छिपे वैज्ञानिक तथ्यों को समझना था। इस ट्रिप के लिए केवल 16 छात्राओं का चयन किया गया था और आशा की मेधावी छवि के कारण उसका नाम सूची में सबसे ऊपर था। अगली सुबह ठीक 5 बजे, जब सूरज की पहली किरण ने भी जमीन को नहीं छुआ था, कॉलेज की बस तैयार थी। सभी लड़कियां उत्साह से भरी हुई थीं। बस का सफर लगभग 40 किलोमीटर का था, जो ऊंचे पहाड़ों और गहरी खाइयों के किनारे से होकर गुजरता था। रास्ते की सुंदरता और डर का मिला-जुला अनुभव सबके चेहरों पर दिख रहा था। बस के भीतर अंताक्षरी का दौर चल रहा था, लेकिन आशा खिड़की से बाहर झांकते हुए उन पहाड़ों को देख रही थी जैसे वे उसे अपनी ओर बुला रहे हो। लगभग 1.5 घंटे बाद बस एक सुनसान इलाके में रुकी। सामने वो विशाल गुफा थी। वो स्थान इतना वीरान था कि दूर दराज तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। बस के ड्राइवर ने बस खड़ी की और वहीं आराम करने लगा। महिला शिक्षक मेंटोर ने सभी को निर्देश दिए और वे सब मशालें और टॉर्च लेकर गुफा के भीतर दाखिल हुईं। गुफा के अंदर का तापमान बाहर से बिल्कुल अलग था। वहां एक अजीब सी ठंडक और सीलन भरी गंध थी। चमगादड़ों के फड़फड़ाने की आवाजें रह रहकर गूंज रही थी। दीवारों पर की गई नक्काशी किसी प्राचीन सभ्यता की याद दिलाती थी। जैसे जैसे समूह गुफा के अंत की ओर बढ़ रहा था, आशा का ध्यान एक कोने में बने एक छोटे और संकरे दरवाजे की ओर गया। वो दरवाजा इतना सूक्ष्म था कि सामान्य नजर उस पर ना पड़े। विज्ञान की जिज्ञासावश आशा बाकी सबसे अलग होकर उस दरवाजे की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसने उस दरवाजे को धकेला, वो खुल गया। आशा के अंदर कदम रखते ही एक भारी गड़गड़ाहट हुई और वो पत्थर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर अंधेरा छा गया और आशा के पास चिल्लाने का भी समय नहीं बचा। वो एक ऐसे कक्ष में थी जहां समय ठहर गया था। जैसे ही वो भारी पत्थर का दरवाजा बंद हुआ, आशा के चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। उसकी टॉर्च की रोशनी भी उस अंधेरे को पूरी तरह चीर नहीं पा रही थी। कमरे के अंदर की हवा में चमेली की एक हल्की सी खुशबू तैर रही थी, जो उस पुरानी गुफा की सीलन भरी गंध से बिल्कुल अलग थी। आशा ने घबराकर दरवाजा पीटना शुरू किया, लेकिन बाहर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा है। उसे अपने कानों के पास किसी के गर्म सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वो डर के मारे जम गई। तभी उसे लगा जैसे किसी ने बहुत ही कोमलता से उसके बिखरे हुए बालों को पीछे किया हो। डर और घबराहट के कारण आशा का सिर चकराने लगा और वो वहीं फर्श पर बेहोश हो गई। बाहर बाकी लड़कियां और उनकी मेंटोर अपने प्रोजेक्ट में इतनी मशगूल थीं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। दोपहर के भोजन के समय जब गिनती हुई, तब आशा की कमी खली। पूरी गुफा में आशा आशा की गूंज सुनाई देने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शाम ढलते ही पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस ऑफिसर उस गुप्त दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो पत्थर दीवार का ही हिस्सा लग रहा था। काफी मशक्कत के बाद जब उसे खोला गया तो आशा अंदर अचेत पड़ी थी। उसे बाहर लाया गया और होश में आने पर उसने बस इतना ही कहा, मैडम, मैं बस उसे देखना चाहती थी। उसके शब्द अधूरे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। कॉलेज वापस आने के बाद भी आशा सामान्य नहीं हो पा रही थी। अगले दिन एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी। आशा पढ़ने बैठी, लेकिन उसका मन भटक रहा था। वो उन सवालों के जवाब ढूंढ रही थी जो गुफा के अंदर घटित हुए थे। तभी एक चमत्कार हुआ। आशा अपनी मेज पर सिर रखकर सो गई थी। अचानक उसकी बंद नोटबुक अपने आप खुल गई। पेन स्टैंड से एक पेन उठा और हवा में तैरते हुए कागज पर चलने लगा। बिना किसी मानवीय स्पर्श के गुफा के इतिहास, उसकी बनावट और उन वैज्ञानिक रहस्यों के बारे में पन्ने दर पन्ने भरते चले गए, जिनके बारे में आशा ने कभी पढ़ा भी नहीं था।
जब आशा की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी कॉपी में वो सब कुछ लिखा था जो परीक्षा के लिए आवश्यक था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात सबसे आखिरी पन्ने पर थी। वहां सुंदर लिखावट में एक संदेश था। तुम्हारी आंखों की चमक उस अंधेरी गुफा से कहीं ज्यादा गहरी है आशा। और नीचे एक बड़े से दिल का निशान बना हुआ था। आशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागकर अपनी सहेलियों को बुलाया। देखो देखो, ये किसने लिखा है। लेकिन जैसे ही उसकी सहेलियों ने पन्ने पलटे, उन्हें वहां सिर्फ कोरे कागज और आशा की अपनी लिखावट में कुछ रफ नोट्स दिखाई दिए। वो संदेश और वो जानकारी केवल आशा को ही दिख रही थी। उसकी सहेलियों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, आशा तू शायद सदमे में है, थोड़ा आराम कर ले। लेकिन आशा जानती थी कि वो अकेली नहीं है। कमरे की खिड़कियां बिना हवा के खड़खड़ाने लगी और दीवार पर एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। अगली सुबह परीक्षा हॉल में आशा को वही प्रश्न पत्र मिला जिसके जवाब रात को उसकी नोटबुक में अदृश्य हाथ ने लिखे थे। उसने सब कुछ बड़ी आसानी से हल कर दिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा खौफ घर कर गया था। वो समझ चुकी थी कि उस गुफा से कोई उसके साथ आया है, एक ऐसा साया जो उसका प्रेमी होने का दावा कर रहा था। कॉलेज में परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और आशा ने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जहां एक और उसकी सहेलियां और शिक्षक उसकी सफलता का जश्न मना रहे थे, वहीं आशा के मन में एक गहरा अपराध बोध और डर घर कर चुका था। वो जानती थी कि ये अंक उसकी मेहनत के नहीं, बल्कि उस अदृश्य हाथ की देन थे जिसने रात को उसकी नोटबुक में उत्तर लिखे थे। हॉस्टल के कमरे में अकेले बैठते ही उसे फिर से वही चमेली की खुशबू आने लगती। खिड़की के कांच पर ओस की बूंदों के बीच धीरे धीरे उभरता, बधाई हो मेरी प्रिय आशा। आशा ने कांपते हाथों से उस कांच को साफ किया, लेकिन शब्द मिटने के बजाय उसके दिमाग में गूंजने लगे। अब उसे सोते समय ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके सिरहाने बैठकर उसे निहार रहा है। कभी उसके कंबल को कोई सलीके से उड़ा देता, तो कभी उसकी बिखरी हुई किताबों को मेज पर सजा देता। ये प्यार था या कब्जा, आशा समझ नहीं पा रही थी। आशा के माता पिता उसे घर बुलाते हैं। शहर के शोर और हॉस्टल के उस डरावने कमरे से दूर आशा को लगा कि शायद घर जाकर वो इस साये से पीछा छुड़ा लेगी। उसके पिता ने उसके लिए एक रिश्ता ढूंढा था, अविनाश। अविनाश एक ऊंचे खानदान का पढ़ा लिखा और बेहद शालीन युवक था। जब अविनाश अपने परिवार के साथ आशा के घर पहुंचा तो पूरा घर खुशियों से चहक उठा। आशा ने जब पहली बार अविनाश को देखा तो उसे एक सामान्य जीवन की किरण दिखाई दी। अविनाश की मुस्कुराहट ने आशा के मन से उस भूतिया साए का डर कुछ पलों के लिए कम कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और सगाई की रस्म तय हो गई। उस पूरे दिन आशा को कोई अजीब एहसास नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद वो साया गुफा या हॉस्टल तक ही सीमित था, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो साया शांत नहीं था, वो तूफान से पहले की शांति थी। सगाई के दिन घर को फूलों से सजाया गया था। आशा आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। उसने लाल रंग का जोड़ा पहना था। जैसे ही उसने अपने गले में हार पहनने के लिए हाथ उठाया, आईने में उसे अपने पीछे अविनाश नहीं बल्कि एक धुंधली काली परछाई खड़ी दिखाई दी। उस आकृति की आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह लाल थीं। आशा के गले से चीख निकलने ही वाली थी कि आईना अचानक चटक गया। दरारें इस तरह पड़ी कि आईने पर खून जैसी लाल स्याही से लिखा था, तुम सिर्फ मेरी हो। आशा बदहवास होकर कमरे से बाहर भागी। नीचे रस्म शुरू होने वाली थी। अविनाश ने जैसे ही आशा की उंगली में अंगूठी पहनाने के लिए उसका हाथ थामा, अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। एक जोरदार हवा का झोंका चला जिससे सजावट के सारे फूल जमीन पर गिर गए। अंधेरे में एक चीख गूंजी। जब लाइट आई तो अविनाश के हाथ से खून टपक रहा था। उसकी हथेली पर गहरे नाखून के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से नोचा हो। अविनाश और उसके परिवार ने इसे एक छोटा सा हादसा मानकर नजरअंदाज कर दिया और सगाई संपन्न हुई। विदा होते समय अविनाश ने आशा से वादा किया कि वो जल्द ही उसे लेने आएगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अविनाश की गाड़ी जैसे ही हाईवे पर पहुंची, अचानक ड्राइवर को सामने सड़क पर एक सफेद आकृति खड़ी दिखी। गाड़ी अनियंत्रित होकर एक गहरी खाई में गिर गई। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार गाड़ी का ब्रेक फेल नहीं हुआ था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी अलौकिक शक्ति ने गाड़ी को हवा में उछालकर पलट दिया हो। घटनास्थल पर अविनाश की मृत्यु हो गई। जब ये खबर आशा के घर पहुंची तो वहां मातम छा गया। आशा पत्थर की मूरत बन गई। उसे समझ आ गया था कि अविनाश की मौत कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक हत्या थी। उस साये ने अपना वादा पूरा किया था। उसने आशा को किसी और का होने नहीं दिया। उस रात आशा के कमरे की दीवारों पर खून के रंग में शब्द भरने लगे, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा, वापस आओ उसी गुफा में जहां हमारा मिलन शुरू हुआ था। निश्चित रूप से कहानी अब अपने सबसे भयानक और रहस्यमयी मोड़ पर पहुंच चुकी है। जहां एक तरफ शोक का माहौल है, वहीं दूसरी ओर वो अदृश्य साया आशा को पूरी तरह अपने वश में करने की तैयारी कर चुका है। अविनाश की मृत्यु ने आशा के जीवन को अंधकार से भर दिया था।
उसके घर में सन्नाटा पसरा था और उसके माता-पिता अपनी बेटी की किस्मत पर आंसू बहा रहे थे। लेकिन आशा के लिए ये केवल दुख की बात नहीं थी, ये एक गहरा खौफ था। उसे महसूस हो रहा था कि अविनाश उसे दोष दे रहा है, जबकि वो जानती थी कि दोषी वो अदृश्य प्रेमी है जो साए की तरह उसके साथ लगा हुआ था। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो जाता, आशा को अपने कमरे में भारी कदमों की आहट सुनाई देती। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई ठंडी लहर उसके कानों में फुसफुसा रही है। वो तुम्हारे लायक नहीं था आशा, केवल मैं ही हूं जो तुम्हें अनंत काल तक प्यार कर सकता हूं। आशा चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। आशा ने खुद को कमरे में कैद कर लिया था। एक रात जब वो अपनी आंखें बंद करके शोक में डूबी थी, उसे अचानक गीली स्याही की महक आई। उसने अपनी आंखें खोलीं और जो देखा उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। कमरे की चारों दीवारों पर चारकोल और खून जैसे लाल रंग से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वापस आओ जहां से सब शुरू हुआ था। अगले ही पल कमरे का आईना अपने आप चटक गया और उसके टुकड़ों में आशा को अपना चेहरा नहीं बल्कि उस गुफा का दृश्य दिखाई देने लगा। वो वही गुप्त दरवाजा था जहां वो बेहोश हुई थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अदृश्य धागा उसे अपनी ओर खींच रहा है। धीरे धीरे आशा की चेतना धुंधली पड़ने लगी। उसका अपना विवेक अब उसके नियंत्रण में नहीं था। वो एक सम्मोहित अवस्था में पहुंच गई थी। उसने रोना बंद कर दिया, उसका चेहरा भाव शून्य हो गया। घर वालों को लगा कि सदमे के कारण वो चुप हो गई है, लेकिन असल में उसके शरीर के अंदर कोई और शक्ति प्रवेश कर चुकी थी। अगली सुबह आशा ने चुपचाप अपना थैला तैयार किया। उसने अपने माता पिता से कहा कि उसे कॉलेज के कुछ जरूरी काम पूरे करने हैं और वो हॉस्टल जा रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो जागते हुए भी कोई सपना देख रही हो। उसके माता पिता ने उसकी स्थिति को देखते हुए उसे नहीं रोका, ये सोचकर कि शायद पढ़ाई और सहेलियों के बीच उसका मन बहल जाएगा। आशा बस स्टैंड पहुंची, लेकिन वो कॉलेज जाने वाली बस में नहीं बैठी। वो उस बस में सवार हुई जो शहर से दूर उन निर्जन पहाड़ों की ओर जाती थी जहां वो रहस्यमयी गुफा स्थित थी। बस में बैठे यात्री उसे देख रहे थे, एक सुंदर लड़की जिसकी आंखें सूजी हुई थीं और जो लगातार शून्य में ताक रही थी। 1 घंटे के सफर के बाद बस ने उसे उसी वीरान मोड़ पर उतार दिया। शाम ढल रही थी और आसमान में काले बादल घिर आए थे। हवाएं तेज चलने लगी थीं, जैसे वे आशा को वापस जाने की चेतावनी दे रही हों। लेकिन आशा रुकी नहीं। वो पहाड़ों के संकरे रास्तों पर ऐसे चल रही थी जैसे उसे रास्ता ज़बानी याद हो। जैसे ही आशा गुफा के मुहाने पर पहुंची, गुफा के अंदर से एक तेज गूंज उठी। ये किसी जानवर की आवाज नहीं थी, बल्कि कई आवाजों का मिश्रण थी जो आशा आशा पुकार रही थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उसे सामने एक धुंधला प्रतिबिंब नजर आया। वो साया अब और स्पष्ट था। उसने एक पुराने जमाने के राजकुमार जैसे वस्त्र पहने थे, लेकिन उसका चेहरा अभी भी धुंध से ढका था। उसके हाथ में एक काला गुलाब था। जैसे ही आशा उसके करीब पहुंची, वो साया अदृश्य हो गया और गुफा के गहरे अंधेरे की ओर इशारा करने लगा। आशा ने एक बार पीछे मुड़कर ढलते हुए सूरज को देखा, जैसे वो अपनी आखिरी मानवीय याद को अलविदा कह रही हो। फिर उसने अंधेरे की ओर कदम बढ़ा दिए। वो उस गुप्त दरवाजे की ओर जा रही थी जहां मौत और प्यार का एक भयानक मिलन होने वाला था। आशा जैसे ही उस गुप्त कक्ष के भीतर पहुंची, भारी पत्थर का दरवाजा एक धमाके के साथ हमेशा के लिए बंद हो गया। इस बार आशा डरी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। कक्ष के भीतर मशालें अपने आप जल उठीं, जिनसे दीवार पर बनी हजारों साल पुरानी नक्काशी जीवंत हो उठी। वो अदृश्य साया अब आशा के बिल्कुल सामने था। धीरे धीरे धुंध छटी और एक अत्यंत सुंदर लेकिन पीला चेहरा सामने आया। वो उस गुफा का रक्षक या शायद कोई प्राचीन प्रेमी था जो सदियों से किसी ऐसी आत्मा की तलाश में था जो उसे देख सके। उसने आशा की ओर अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही आशा ने उसका हाथ थामा, उसे एक तेज बिजली के झटके जैसा एहसास हुआ और उसकी मानवीय चेतना पूरी तरह लुप्त हो गई। आशा की आंखों के सामने अब गुफा का अंधेरा नहीं था। उसे चारों ओर फूलों के बागान, बहते झरने और सुनहरी धूप दिखाई दे रही थी। उसे लगा जैसे वो किसी दूसरे लोक में पहुंच गई है, एक ऐसा स्वर्ग जहां न कोई दुख था, न अविनाश की मौत का गम और न ही समाज की बंदिशें। वो उस साए की बाहों में बाहें डालकर बादलों के बीच घूम रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि वो इस ब्रह्मांड की सबसे खुशनसीब स्त्री है। उसके लिए समय रुक गया था। वो उस भूतिया प्रेम के सागर में पूरी तरह डूब चुकी थी। लेकिन दुनिया की नजरों में दृश्य कुछ और ही था। जब आशा कई दिनों तक घर नहीं लौटी, तो पुलिस और उसके परिजनों ने दोबारा उस गुफा की तलाशी ली। इस बार जब उन्होंने वो गुप्त दरवाजा तोड़ा, तो जो नजारा देखा उसने सबकी रूह कंपा दी। आशा गुफा के उस सीलन भरे कोने में बैठी थी जहां चारों ओर कंकाल और धूल थी। वो जोर जोर से हंस रही थी और हवा में बातें कर रही थी। वो खाली हवा को सहला रही थी, जैसे किसी के बालों में हाथ फेर रही हो।
उसकी आंखें पथरा गई थीं और वो बार बार कह रही थीं, देखो वो कितना सुंदर है, देखो हमारा घर कितना प्यारा है। पुलिस और डॉक्टरों ने पाया कि आशा का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। उसे शहर के सबसे बड़े पागलखाने मेंटल असाइलम में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के लिए ये सिजोफ्रीनिया और गंभीर सदमे का मामला था, लेकिन आशा के लिए वो उसकी अपनी दुनिया थी। आज भी उस अस्पताल के कमरा नंबर 402 में आशा अक्सर आधी रात को जाग जाती है। नर्सें बताती हैं कि उसके कमरे से अक्सर चमेली की खुशबू आती है और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। आशा आज भी अकेले में मुस्कुराती है, लजाती है और कभी-कभी हवा में किसी का हाथ पकड़कर नाचने लगती है। क्या सचमुच आशा किसी भूत के साथ स्वर्ग का सुख भोग रही है, या फिर उस प्राचीन गुफा की किसी गैस या एकांत ने उसके दिमाग को हमेशा के लिए अपंग कर दिया? विज्ञान कहता है वो पागल है, लेकिन उसकी रूह कहती है कि उसने वो पा लिया जो जीते जी किसी को नसीब नहीं होता, एक ऐसा प्रेम जो मृत्यु के पार भी जीवंत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही होगी। अगर डर की ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, लेकिन तब तक सावधान रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।